नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आज आपको आपकी कक्षा का मधुलिका का पाठ नंबर 3 कराने जा रही हूँ, जिस चैप्टर का नाम है ककड़ी की कीमत और इसके लेखक हैं आचार्य चतुरसेन। ठीक है, जो आचार्य चतुरसेन हैं, पहले मैं आपको उसके जीवन से उनका परिचय करा दूँ कि वो हैं कौन। आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी का जन्म 26 अगस्त 1891 ईस्वी में हुआ था। ये हिंदी के महान उपन्यासकारों में से एक हैं। इनकी लेखनी अधिकतर ऐतिहासिक घटनाओं का आधार बनाकर चली। प्राइमरी शिक्षा सिकंदराबाद में प्राप्त की थी इन्होंने और उसके बाद वे आयुर्वेद विद्यापीठ से आयुर्वेदाचार्य की डिग्री प्राप्त की। शिक्षा प्राप्ति के बाद वे दिल्ली में आयुर्वेद फिजिशियन के तौर पर अपनी प्रैक्टिस आरंभ कर दी, पर अच्छा काम न चलने के कारण उनको अपना काम बंद कर देना पड़ा। सन 1917 में लाहौर के डीएवी कॉलेज में आयुर्वेद के सीनियर प्रोफेसर के तौर पर इन्होंने कार्य किया, लेकिन वहाँ से भी उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। जब उन्होंने हिंदी लेखन प्रारंभ किया तो उनको सफलता मिली और शीघ्र ही वे एक कथाकार तथा उपन्यास के रूप में प्रसिद्ध हो गए। उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे सोमनाथ, गोली, वयम रक्षामः, वैशाली की नगरवधू। श्री आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी का निधन 2 फरवरी 1960 ईस्वी में हुआ था। जब ये चैप्टर पाठ इन्होंने लिखा, जिसका नाम है ककड़ी की कीमत, इस पाठ का लिखने का उद्देश्य ये रहा है कि हमें अपने दिखावे की संस्कृति में रहना चाहिए। जो लोग दिखावे की संस्कृति में रहते हैं वो अपनी झूठी शान बगाड़ते हैं, और यहाँ पर इस पाठ में इन्होंने दिखावे की संस्कृति पर कटाक्ष किया है। जो लोग अपनी झूठी शान दिखाते हैं उन पर व्यंग्य किया है। व्यंग्य का मतलब होता है कटाक्ष करना या टोंट मारना। ठीक है, और ये जो पाठ है इसमें जो लेखक हैं उन्होंने रईस समाज में दिखावा प्रमुख है ये बताया है कि झूठी शान शौकत बनाए रखना, दूसरों की अपेक्षा स्वयं को एक बड़ा रईस सिद्ध करना ही प्रतिष्ठा माना जाता है। कहानीकार ने ऐसा ही सत्य कथा के माध्यम से उजागर किया है। ककड़ी के दो कुजों की बोली लगाना, खरीदार के मालिक को दिल्ली का नाक कहना, ककड़ी को प्रेम की सौगात के रूप में भेजकर लाला शिव प्रसाद को अपमानित करना, शिव प्रसाद द्वारा ककड़ियों की तश्तरी को अशर्फियों में भरना, रईस समाज की शान शौकत और दिखावा संस्कृति पर कटाक्ष किया है। अब पाठ की शुरुआत करते हैं। ये जो पाठ है इसकी शुरुआत इस प्रकार से होगी कि आज तो दिल्ली का सब रंग ढंग बिगड़ गया है। बाजारों में, मकानों में, चाल ढाल में, सड़कों में, सब में विलायतीपन आ गया है। विलायतीपन का मतलब होता है अपने देश को छोड़कर दूसरे लोगों की संस्कृति को अपना लेना। ठीक है, विदेशी प्रभाव जिसको बोला जाता है कि लोगों में जो है विदेशी प्रभाव जो है आ गया है। जब से दिल्ली भारत की राजधानी बनी है और नई दिल्ली की चकाचौंध को मात करने के लिए विचित्र नगरी बसी है, तब से दिल्ली यद्यपि पंजाब से पृथक अलग सूबा बन गया। यानी कि कहने का मतलब ये है कि दिल्ली पहले एक पंजाब का हिस्सा थी, अब उसको दिल्ली को जो है पंजाब का हिस्सा बना दिया है। दिल्ली पंजाब का हिस्सा थी और अब दिल्ली को जो है उसका अलग हिस्सा बना दिया गया है। उसको एक सूबे के रूप में बताया गया है। फिर भी उसमें बुरी तरह की पंजाबियत भर गई है, यानी कि पंजाबी प्रभाव जो है लोगों पर अभी भी कायम है।
नई दिल्ली जब बस रही थी तब ढेर से पंजाबी, सिख और सभी उत्साही लोग, जिन्हें पंजाब के गेहूं और उड़द चने खाकर अपने शरीर बल को खूब वृद्धि दी है, नई दिल्ली पर चढ़ दौड़े। ठेकेदार से लेकर साधारण मजदूर तक साहसी पुरुष भर गए। उन्होंने नई दिल्ली में प्रारंभ में कौड़ियों के मोल जमीन ली और बस गए। कौड़ियों के मतलब बहुत सस्ते दाम में। अब नई दिल्ली में वे सरदार जी होकर मोटर में दौड़ते हैं। यानी कि जो लोग पहले दिल्ली में आए थे उन्होंने काफ़ी सस्ते मोल में या सस्ते भाव में ज़मीन ली और अब वे वहाँ के सरदार हो गए हैं। कहने का मतलब वहाँ के रईसजादों में उनकी गिनती होती है। वीर भोग्या वसुंधरा। दिल्ली के महीन आदमी न जाने कहाँ खो गए। अब जगह जगह होटलें खुल गए हैं। लाइन की लाइन खालसा होटलों को आप दिल्ली के बाज़ारों में देख सकते हैं। जहाँ झटका पड़ने का साइन बोर्ड लगा होगा वहाँ अनगिनत सरदारगण बड़े बड़े साफे बांधे, लंबी दाढ़ी, पटकारे, कोट पैंट, बूट डाले, खाट या टेबल पर रोटियां खाते दिख पड़ते हैं। छुआछूत को तो इन्होंने डंडे मारकर दिल्ली से नज़ाकत के साथ दूर ही कर दिया। शाम को आप जरा चांदनी चौक में एक चक्कर लगाइए। पंजाबी युवतियाँ और प्रौढ़ाई में वृद्ध औरतें बारीक दुपट्टा माथे पर डाले, सलवार डाले, मुंह खोले, बेफिक्री से कचालू वाले से के इर्द गिर्द बैठकर कचालू आलू खाती नजर आएंगी। बेफिक्री का अर्थ होता है यहाँ पर बिना फिक्र के, बिना किसी चिंता के। कभी कभी ब्याह शादी के जुलूसों में जौहरियों की वह दहलती नुकेदार पगड़ियाँ कुछ पुराने सिरों पर नजर आती थी, परंतु वह निमास्तीन अंगरखे, वसली के जूते, दुपट्टे, दो माशे की टोपी, बगल में महीन शरबती का जो पट्टा तो बिल्कुल हवा हो गए। यानी कि ये लोगों का ये जो पहले के जो लोग जो पहनावा पहनते थे, पुराने समय के जो पंजाबी लोग होते थे, सरदार लोग होते, वो इनकी यहाँ पर उन पहनावे पर गौर किया गया है, दिखाया गया है कि वे नुकीलीदार जो हैं वो देहलती नुकीलीदार पगड़ियाँ पहनते थे, लेकिन अब वो नाम मात्र में दिखती हैं और उनके नामस्तीन अंगरखे, बसली के जूते, दुपट्टे, दो माशे की टोपी, बगल में महीन शरबती का दुपट्टा तो बिल्कुल ही हवा हो गए, यानी कि अब दिखाई ही नहीं देते। सर्दे के दामन और सफ़ेद शरबती की चादरें लपेटे अब दिल्ली की ललनाएं नहीं दिख पड़ती। ललनाएं मीन स्त्रियाँ। पहले स्त्रियों का भी जो पहनावा ऐसे होता था, कुर्ता और वे चादर लपेटे, जिसको लुंगी भी बोलते हैं। इस तरह से वो पहले की स्त्रियां जो है वो कपड़े पहनती थी, लेकिन अब जो है इस तरह का पहनावा बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता। ना अब वे अनेक बदन पर दिख पड़ती हैं, जिनकी बदौलत 2000 जड़िए और 5000 सुनार दिल्ली से अपनी रोजी चलाते थे। अब वो बारीक क्रेप की फैशनेबल साड़ियाँ, उस पर नफासत से कड़ी हुई बेलें। नफासत का अर्थ होता है बहुत अच्छे तरीके से, उम्दे तरीके से, काफ़ी साफ सफाई, जिसमें सफाई वो वाली कढ़ाई। तो कहते हैं कि वो नफासत से कड़ी हुई बेलें, बिना आस्तीन के जम्फर। आस्तीन शब्द है यहाँ पर, और आस्तीन का जो है अर्थ होता है बाजू। ठीक है, आस्तीन का अर्थ होता है बाजू, यानी कि कपड़े में जो बाजू लगी होती है, ठीक है, वो आस्तीन। तो यहाँ पर जिक्र किया है कि बिना आस्तीन के जम्पर, जम्पर मीन्स कुर्ता, ऊपर का हिस्सा, कमीज आदि के जम्पर के साथ
ऊंची एड़ी के रंग बिरंगे सैंडल जूते चांदनी चौक में देखते देखते आंखें थक जाती हैं। यानी कि पहले के पहनावे और आज के पहनावे में यहाँ पर अंतर बताया गया है। देश की इन पर्दाफाश बहनों में सुशिक्षिताएं तो बहुत ही कम हैं। ज़्यादातर मोर का पंख खोसकर मोर बनने वाली कोई जैसी हैं। यानी कि यहाँ पर कटाक्ष किया गया है, टोंट मारा गया है उन स्त्रियों पर या पुरुषों पर या समाज पर कि ऐसे लोग जो हैं तो कोई लेकिन मोर बनने की कोशिश करते हैं। यानी कि वो अगर मोर का पंख अपने सर में लगा ले तो वो मोर नहीं बन जाता। मोर की सुंदरता अपने आप में ही निराली होती है। तो यहीं पर ये बात भी कहना चाहते हैं लेखक कि कोई भी व्यक्ति फैशनेबल होने से कोई आधुनिक या मॉडर्न नहीं बन जाता। इसका पता उसके चेहरे पर पुते हुए फूहड़ ढंग के पाउडर से, होठों में खूब गहरे लगे गुलाबी रंग यहाँ पर लिपस्टिक से है, और तीव्र सेंट से, तराबोर चटकीले रुमाल से, बालों में चमचमाते नकली जड़ाऊ पिनों से आयाना सी लग जाता है। यानी कि उनकी जो पहचान है वो पता लग जाती है कि कौन वास्तविक सुंदर है और कौन नकलीपन की सुंदरता लिए हुए हैं। डिफरेंस दोनों में अच्छे से पता चल जाता है। कभी कभी तो इन अधकचरी मेम साहिबा की कोमल पर कलाइयों में दिल्ली फैशन के साने दस्तबंदों और अनगिनत चूड़ियों से के बीच फैंसी रिस्ट वॉच और पैरों के जेवरों पर एडी का सैंडल सू मून में अजब हास्य उत्पन्न करता है। यानी कि एक तरफ से तो वो फैशनेबल बनती हैं, लेकिन उसके ऊपर से वो अपना जो पहनावा है वो पहनती हैं। जैसे कि दस्तबंद होता है, जैसे रिस्ट बैंड बांधते हैं। रिस्ट बैंड जो होता है, फ्रेंडशिप बैंड वगैरह जो आप लोग लेते हैं, वो रिस्ट बैंड होता है। रिस्ट बैंड के साथ साथ बहुत सारी चूड़ियाँ भी पहन लेंगी और उसके साथ साथ वो रिस्ट वॉच भी पहन लेंगी, और पैरों में पायल वगैरह इस तरह की जो चीज़ें हैं वो पहनती हैं, और ऊपर से फैशनेबल वो सैंडल भी पहन लेती हैं। तो वो थोड़ा सा अजीब लगता है। तो उसी के बारे में लेखक ने यहाँ पर जिक्र किया है, और वो आगे कहते हैं कि खासकर उस हालत में जबकि उनके पालतू पति महाशय पतलून पर लापरवाही से स्वेटर और कोट डाले उनके पीछे पीछे उनकी खरीदारी चीज़ों का बंडल लिए बड़े उल्लास से चलते फिरते मुसाहिबी करते हैं। यानी कि जब पूरे फैशन में आकर मार्केट में निकलती हैं और साथ में अपने पति को लेकर चलती हैं, जो कि उनका सामान उठाते हुए घूमते हैं। और एक शब्द यहाँ पर प्रयोग किया गया है मुसाहिबी। मुसाहिबी मीन्स मुसाहिब का कार्य, यानी जैसे मालिक है और मालिक का काम करने वाले नौकर, इस तरह से उनको मुसाहिब बोला गया है स्त्री को, और पुरुष को बोला है उसके कार्य को करने वाला मुसाहिबी। 38 वर्ष हुए उस समय दिल्ली के चांदनी चौक में अब जहाँ अगल बगल चलने वालों के लिए पटरियां बनी हैं, वहाँ सड़कें थीं। सड़कें कंकड़ की थी, उनमें बहली मंझोलियाँ इक्के सरपट दौड़ा करते थे। बहली मंझोलिया और इक्के एक तरह की ये वाहन है, जैसे घोड़ा गाड़ी हो गई और हथ गाड़ी हो गई, हाथ से चलाने वाली गाड़ी, और इक्के मीन्स टांगे वगैरह जो जिसको बोला जाता है, या मोटर से चलने वाले जो रिक्शा होते हैं उसको पहले इक्के बोला जाता था। इस तरह के शब्दों का यहाँ पर प्रयोग किया गया है, और ये एक तरह के वाहन है। ये दोनों समय उन सड़कों पर छिड़काव हुआ करता था, यानी कि सुबह और शाम पर सड़कों पर छिड़काव होता था ताकि धूल मिट्टी ना उड़े। बीचों बीच अब जहाँ चमचमाती सीमेंट की पुख्ता सड़क है, वहाँ पर नहर पर पटरी बनी थी। उसके दोनों ओर खूब घने वृक्षों की छाया थी। ज्येष्ठ बैसाख की दोपहरी में भी वहाँ शीतल वायु के झोंके आया करते थे, यानी कि गर्मी के मौसम में, सर्दी के मौसम में भी वहाँ अच्छी खूब हवा चला करती थी। और जहाँ पर अब सड़क बनी हुई है, वहाँ पर पहले नहर के ऊपर पटरी थी और दोनों तरफ पेड़ लगे हुए थे। उस पटरी की बड़ी भीमकाई बैतों की छतरियाँ लगाए खोमचे वाले अपनी छोटी छोटी दुकानें लिए हुए बैठे थे।
देखो यहाँ पर जो है पटड़ी पर जो है वो बड़ी बड़ी बैंतों वाले छतरे, यानी कि जो छतरियाँ, जो बड़ी बड़ी छतरियाँ जो होती है ना, जो होटल वगैरह में लगी होती हैं, दुकानों के बाहर लगी होती है, उसको बोली हैं कि बैंत पर बड़ी बड़ी छतरियाँ लगाई। खोमचे, खोमचे मीन्स रेहड़ी वगैरह जो जिसको बोलते हैं। खोमचे वाले अपनी अपनी छोटी दुकान लगाकर बैठते थे। उसमें बिसाती टोपी वाले, बिसाती का अर्थ है कपड़ा बिछाकर उस पर सौदा रखकर बेचना, यानी कि जो ज़मीन पर कपड़ा बिछाकर जो है लोग अपना सामान रखकर बेचते हैं, उसको बिसाती बोलते हैं। उसमें बिसाती टोपी वाले, टुकड़ी वाले, कचालू घी सौदे वाले, घी के सौदे वाले, दही बड़े वाले, चने की चाट वाले, कचालू वाले, मेवा परोश और फल वाले सभी होते थे। यानी कि बहुत सारे दुकानदार ऐसे थे जो अपना ज़मीन पर कपड़ा बिछाया, उस पर सामान रखा और उसको बेचना शुरू कर देते थे। उनसे भी छोटे दुकानदार अपनी छोटी सी दुकान को किसी टोकरी से सजाए, गले में लटकाए, घूम फिर कर सौदा बेचा करते थे। आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरह से यहाँ पर शब्द चित्रण किया हुआ है कि जो कपड़ा बिछाकर, ज़मीन पर कपड़ा बिछाकर सामान बेचता था, वो थोड़े से ऊंचे दुकानदार थे, लेकिन उनसे नीचे तबके के या नीचे लेवल के जो दुकानदार थे वो वे थे जो अपनी दुकान में, मतलब अपनी दुकान जो है एक टोकरी में सजा कर रखते थे और उसको टोकरी को गले में लटका कर अपना घूम फिर कर अपना सौदा बेचा करते थे। उनको थोड़ा छोटा दुकानदार यहाँ पर कहा गया है। सैकड़ों आदमी उन वृक्षों की घनी छाया में पड़े हुए थकान उतारा करते थे। घंटा घर के सामने कमेटी की संगीत इमारत के आगे अब जहां महारानी विक्टोरिया की मूर्ति रखी है, वहां काले पत्थर का एक विशालकाय हाथी खड़ा था। संगीत इमारत जो है वो क्या है, एक पत्थर की बनी हुई इमारत है जिसका नाम रखा हुआ है संगीत इमारत। ठीक है, तो यहाँ पर वो कहते हैं कि घंटा घर के सामने कमेटी के संगीत इमारत के, यानी कि एक इमारत बनी हुई है जिस इमारत का नाम है संगीत, जो कि पत्थर की बनी हुई है। वहाँ इमारत के आगे, उसके सामने या आगे, थोड़ा सा आगे, वहाँ पर एक महारानी विक्टोरिया की मूर्ति है, जिसकी जगह पर पहले वहाँ पर काले रंग का एक विशालकाय हाथी था, जिसे जैमल पत्ते का हाथी कहकर बूढ़े आदमी उस पटरी पर वृक्षों की ठंडी छाया लेकर उनिंदी आंखों में खमीरी तंबाकू का मद भरे भांति भांति के किस्से कहानी कहा करते थे। कहने का मतलब ये है कि जो हाथी वहाँ पर था वो थोड़ा सा ऐसा एरिया था जहाँ पर वृक्ष वगैरह लगे हुए थे, वृक्षों की छाया थी, और जो बुजुर्ग व्यक्ति थे वहाँ के, उस हाथी के पास उन वृक्षों के नीचे हुक्का गुड़गुड़ाते हुए या तंबाकू को चबाते हुए या तंबाकू की धुएं लेते हुए जो है वो अनेक प्रकार की कहानी, किस्से जो हैं अपनी जवानी के या बीते हुए समय के एक दूसरे को किस्से सुनाया करते थे। दिल्ली के निवासियों की बोली में अजीब लोच थी। खोमचे वालों की आवाज़ें भी एक से बढ़कर एक होती थी, यानी कि जो लोग खोमचे वाले या रेहड़ी वाले या फिर जो ढाबे वाले हैं वो अनेक प्रकार की आवाज़ें लगाते थे, और हर एक आवाज़, खोमचे वालों की आवाज़ जो है वो अलग होती थी। सब्जी तरकारी में जो पहले चलती वही दिल्ली के रईस खाते थे। भिंडी और करेला जब तक रुपए सेर बिकते थे, कच्ची आम की कोरियाँ जब तक 12 आने सेर बिकती थी, तभी तक वे दिल्ली वालों के खाने की चीज़ समझी जाती थी। सस्ती होने पर इन्हें कोई नहीं पूछता था, यानी कि जो चीज़ महंगी होती थी ये समझा जाता था कि दिल्ली वाले जो हैं ये चीज़ खाते हैं, उसी की कीमत होती थी, और जब वो सब्जी सब सस्ती हो जाती तो उनकी कोई भी कीमत नहीं रहती। बेर के मौसम में लोग बेरों को चाकू से छीलकर उन पर चांदी का वर्क लपेटकर खाते थे। लताफत और नज़ाकत हर एक बात में थी। जैसे वे महीन आदमी थे वैसे ही उनका रहन सहन भी था। फागुन लग गया था, वसंत आ चुका था, सर्दी कम हो गई थी, बासंती हवा मन को हरा कर रही थी। बाजार में नरम गरम पतली ककड़ियों के कूजे बिकने आने लगे थे। कूजे का अर्थ होता है
मिट्टी के जो कुल्हड़ होते हैं उसमें वो ककड़ियों को पतली पतली नरम नरम ककड़ियाँ जो हैं उनको काट कर मसाले वगैरह डालकर जो है एक पूजे में दिया जाता है, लकड़ी के वो मिट्टी के कुल्हड़ में उनको दिया जाता था। ठीक है, मतलब एक तरीके से उसको सजावट के रूप में उसका प्रयोग किया जाता, उनको सजा कर दिया जाता था। पर उनके दाम काफ़ी महंगे थे, इसलिए वह रईसों का ककड़ी खाने का मौसम था। एक जवान कुंजड़ा, कुंजड़ा का अर्थ होता है एक शाक तरकारी बेचने वाली एक जाति। ठीक है, जिस प्रकार से हर एक व्यक्ति जो है एक जात से रिलेटेड है, कोई चौकीदारी का काम करता है, कोई जमादारी का काम करता है, तरह तरह के लोग जो हैं उनकी जॉब होती है, उसी जॉब के हिसाब से उनको नाम दिया जाता है। जैसे बजाज सब्जी बेचने वाले हैं, इस तरह से ऐसे ही जो स्पेशल तरीके से जो ककड़ी बेचते हैं उनको कुंजड़ा कहा जाता है। और वो जो एक जवान कुंजड़ा सिर पर नारंगी साफा बेपरवाही से बांधे, बदन पर तंजेब का डोरे में लटकाए, आँखों में सुरमा और मुंह में पान की गिलोरियाँ दबाए, कसर में चौखाने का तहमत और पैर में फूलदार शलेम शाही आदि छटाक का जूता पहने ककड़ियाँ बेचता पटड़ी पर मस्तानी अदा से घूम रहा था। उसके हाथ में झाऊ की एक सूफियानी चौड़ी टोकरी थी। झाऊ की एक सूफियानी टोकरी का अर्थ होता है सूफियानी का अर्थ होता है सादी या सूफिया जैसी। ठीक है, मतलब सीधी सादी सी टोकरी जो थी वो उसके हाथ में चौड़ी टोकरी थी। उस पर केले के हरे पत्तों पर गुलाब के फूलों की बड़ी ककड़ी की 2 रवे रखे थे, यानी कि उसको ककड़ी को काट कर दो ऐसे कर उसने उसको रखा हुआ था, जिसको केले के पत्तों पर रखा हुआ था और गुलाब के फूल उसके आसपास थे। टोकरी उसके दाहिने हाथ में अधर धरी थी। वह अपनी मस्त आंखों से इधर उधर घूरता, झूमती झूमती ललकती भाषा में आवाज लगाता, नाजुक एक ककड़ियाँ ले लो, लैला की उंगलियाँ ले लो, मजनू की पसलियाँ ले लो, नाजुक ये ककड़ियाँ ले लो। ये एक तरह से उसको आवाज़ लगाने का उसका एक तरीका था। पीछे से आवाज़ आई, ककड़ी वाले ज़रा वरे को आना, वरे मंस इधर। उसी भांति मस्तानी अदा से पुकारता हुआ ककड़ी वाला पीछे को फिरा। पुकारने वाला कहार था। वह एक बूढ़ा आदमी था। उसकी सफ़ेद बड़ी मूछें, पक्का रंग, लट्ठे की मिर्जई, दुपल्ली टोपी और चौखाने का अंगोछा कंधे पर पड़ा हुआ था। ककड़ियों को देखकर उसने कहा, सिर्फ 2 ही रवे हैं? अभी ककड़ियाँ कहाँ? वह तो कहो मैं 4 रवे लाया था, 2 बिक गए, 2 ये हैं। लेना हो तो ले लो, मोल भाव का काम नहीं, चवन्नी लूँगा। बूढ़ा कहार अभी नहीं बोला था। एक युवक ने तीव्र आवाज से कहा, अठन्नी ले लो जी, ककड़ियाँ हमें दे दो। पहलवान युवक भी कहार था। उसकी मसें अभी भीगी हुई थी। भुज डंडों में मछलियां उभर रही थी। उसने हेरती हुई आंखों से बूढ़े कहार की तरफ देखा और अठन्नी टन से झाबे में फेंक दी। सौदा हमसे हुआ है जी, ककड़ियाँ हम लेंगे। यह लो 1 रुपया, ककड़ियाँ हमें दे दो। कुंजड़ा शर्म भर स्तब्ध रह गया। उसने प्रश्नवाचक दृष्टि से युवक की ओर देखा। युवक ने कहा, कुछ परवाह नहीं, हम 2 रुपये देंगे। हम 5 रुपये देते हैं, हम 10 रुपये देते हैं। यह लो 20 रुपये, ककड़ी तो हम खरीद चुके। 25 हैं ये, ककड़ी हमने ले ली, हमने 30 दिए। इन कहने का मतलब यहाँ पर कि सिर्फ 2 ककड़ियाँ उसको केले के पत्ते पर बिछाया हुआ है और उस पर गुलाब के फूल डाले हुए हैं, तो उसका भाव जो है वो इतना हो गया। आगे देखिए,
युवक के माथे पर बल पड़ गए। उसने सोचा, हम 50 में खरीदते हैं, लाओ ककड़ी इधर दो। बूढ़े कहार ने हंस दिया और अवज्ञा की दृष्टि से युवक की ओर देखकर जरा सीधा खड़ा होकर उसने तेज स्वर में कहा, मैंने 100 रुपये में 2 ककड़ियाँ खरीद ली। युवक कहार क्षण भर घबराई दृष्टि से बूढ़े की ओर देखता रहा। बूढ़े ने विजय ग्रवित दृष्टि से उसे घूरते हुए कहा, विजय ग्रवित यानी कि विजय की भाव से, दम हो तो आगे बढ़ो, ककड़ियाँ 5000 तक मेरे यहाँ आएंगी। सैकड़ों आदमी इकट्ठे हो गए थे। युवक लज्जा और क्रोध से भरकर चुपचाप चल दिया। सैकड़ों कंठों से नारा बुलंद हुआ, वाह भाई मेहरा, क्यों न हो, आखिर तू है किस घराने का नौकर जो इस समय दिल्ली की नाक है। दिल्ली की नाक मतलब शान। दिल्ली की नाक है, शाबाश। बूढ़े ने कमर से रुपए खोलकर गिन दिए, ककड़ियाँ ली और इस भांति अपने मालिक के घर को चल दिया जैसे वह एक राज्य विजय कर लाया हो। यानी कि वो इस तरह से दिखा रहा था जैसे कि उसने किसी एक राज्य पर विजय प्राप्त कर ली है। वाह भाई मेहरा, क्यों ना हो, आखिर तू है किस घराने का जो इस समय दिल्ली की नाक है, शाबाश। बूढ़े ने कमर से रुपए खोल कर गिन दिए, ककड़ियाँ ली और इस भांति अपने मालिक के घर को चल दिया जैसे वह राज्य विजय कर लाया हो। बूढ़े ने अपने मालिक लाला जगत नारायण के सामने जाकर फूलों और केले के पत्तों में लिपटी हुई ककड़ियाँ रख दी। शाम हो चली थी। लाला जी ने पूछा, क्या 2 ही मिली? जी हाँ, बाजार भर में 2 ही ककड़ियाँ थी जिन्हें आपका सेवक 100 रुपये में खरीद लाया है। इसके बाद कहार ने जो घटना बाजार में घटी सब कह सुनाई। लाला ने सब सुना। क्षण भर में वे स्तंभित रहे। क्षण भर के बाद उन्होंने अपने गले से सोने का तोड़ा उतारकर बूढ़े के गले में डाल दिया और उसके बदन को दुशाले से लपेटकर स्वयं भी उससे लिपट गई। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। उन्होंने गदगद कंठ से कहा, शाबाश मेरे रामदीन, तुमने बाजार में मेरी प्रतिष्ठा बचा ली। इसके बाद उन्होंने चांदी की तश्तरी में ककड़ियों को उन्हीं गुलाब के फूलों में रखकर ऊपर कम ख्वाब का रुमाल ढका और कहा, जाओ लाला शिव प्रसाद जी से मेरा यह जय गोपाल कहना और कहना कि आपके सेवक ने यह प्रेम की सौगात भेजी है और हाथ जोड़कर अर्ज है कि स्वीकार करके इज्जत आजमाई करें। युवक से यह घटना सुनकर शिव प्रसाद जी चुपचाप मनसद पर ढक गए। मनसद पर लुढ़क गए। मुंह की गिलोरी उन्होंने थूक दी। नौकर चाकर चिंतित हुए पर कोई कुछ नहीं कह सका। थोड़ी देर में बूढ़े रामदीन ने आकर अदब से आगे बढ़कर तश्तरी लाला शिव प्रसाद के सामने रख दी और हाथ जोड़कर अपने मालिक का संदेश भी निवेदन कर दिया। लाला शिव प्रसाद ने चुपचाप एकटक तश्तरी में रखी 2 ककड़ियों को देखते रहे। कुछ देर बाद उन्होंने ककड़ियाँ भीतर भिजवा दी और तश्तरी अशर्फियों से भरकर कहा, यह तुम्हारा इनाम है। लाला जगत नारायण जी से हमारा यह जय गोपाल कहना। बूढ़े रामदीन ने झुककर सलाम किया और चला आया। दूसरे दिन सूर्य उदय के साथ ही सारे शहर में खबर फैल गई कि नगर के प्रसिद्ध रईस लाला शिव प्रसाद जी ने जहर खाकर जान दे दी। वे एक पुर्जे पर लिख कर गए कि बाजार में मेरी इज्जत किरकिरी हो गई और मैं अब दुनिया में मुंह नहीं दिखा सकता। यानी कि एक छोटी सी ककड़ी
को इतनी बड़ी कीमत से खरीद कर दूसरे की बेइज्जती करना और वो अपनी बेइज्जती समझकर अपनी जान दे देना, इस तरह का व्यवहार कभी भी समाज में नहीं होना चाहिए। ये सरासर गलत है। और छोटी छोटी बातों के लिए जो है दूसरों पर कटाक्ष नहीं करना चाहिए, अपनी झूठी शान नहीं दिखानी चाहिए और दिखावे की संस्कृति में नहीं रहना चाहिए।